हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो बेटा आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का ये आपका रहेगा लेक्चर 7। तो ये लेक्चर 7 है आपके पास, पार्ट सी है, बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। आप ये भी मान सकते हो कि हाँ, बिल्कुल ऐसा मान सकते हो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल अलग तरह की बात होगी। इसमें अपन केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। इसमें अपन जो एग्जैक्टली बात करेंगे वो फिजिक्स से जो मिलता जुलता थर्मोडायनेमिक्स है उसकी बात करेंगे। तो इसको एग्जैक्टली मैं इसकी हेडिंग लिखता हूँ, ये है अपने पास एग्जैक्टली। इससे पहले जो था वो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पर ये आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। ये एग्जैक्टली थर्मो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ZLOT हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़े हुए रहते हैं उनको तो बोल देते हैं कि हाँ ZLOT पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, शून्यांकी नियम बोलते हैं हिंदी में। शून्यांकी ठीक है। तो शून्यांकी नियम क्या होता है ये देखते हैं। इफ सिस्टम A and B are in thermal equilibrium and system B and C are also in thermal equilibrium, then system A and C will be in thermal equilibrium। ठीक है, अभी बात आ जाएगी समझ में, बहुत आसान। एंड सिस्टम बी एंड के बाद क्या लिखा है? B and C। सर सी किधर? हाँ, B and C। ठीक है, यदि सिस्टम, यदि निकाय A व B तापीय साम्य में है, तथा B व C भी तापीय साम्य में है, B व C भी तापीय साम्य में है, तो अवश्य ही A व C भी तापीय साम्य में होंगे।
तो लिखने में ये नियम है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूंगा अभी, बहुत ही आसान सा नियम है। जैसे आप ये देखो, कोई सिस्टम ए है, आप सुनना ध्यान से, ए के साथ बी, बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो जब ए का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य कब होगा? जब बी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहा है कि अगर बी और सी, तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये कहता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि अपने आप ही ए और सी भी अपने आप ही किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और अपने को पता है इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर भी सेम होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो हम भी बता सकते थे, इसमें साइंटिस्ट को क्या? नहीं बेटा, इसमें है कुछ बातें, ठीक है, कि भाई अपन जिन चीजों को इस तरीके से नहीं बता सकते थे, ठीक है, उसको इजी वे में बताया गया है। और कुल मिला के ये, अगर ये चीज नहीं समझाई जाती, तो सबसे इंपॉर्टेंट, विथ हेल्प ऑफ दिस लॉ, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर स्केल इज फॉर्म्ड, तापीय स्केल, बेटा ये इसका यूज भी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई फर्स्ट लॉ की, सॉरी, जीरोथ लॉ की एप्लीकेशन क्या थी? तो आपको बोलना पड़ेगा, इसकी सहायता से टेम्परेचर स्केल को बनाया गया था, तापीय मापक्रम बनाया गया था। ठीक है, नियम तो बेटा ये लिखा, मैंने कहा ना कई बार, क्या लिखने वाली बातें हैं बस। नियम अपने आप में बड़ा आसान है। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम तापीय साम्य में, बी और सी भी तापीय साम्य में, तो 100% वो कहता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। मेन है, अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है टेम्परेचर स्केल इससे बनता है। ठीक है, अब अपन आते हैं बेटा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये अपने पास होगा एक टेबल की फॉर्म में, टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एक आपके पास आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और इसको लिखते हैं अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है बेटा, अब है ना, आप मेरी एक बार ढंग से समझ लेना। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सुनना आप मेरी बात ध्यान से, ये बिल्कुल भी रिएक्शन से डील नहीं कर रही है। आप कहोगे सर हाँ हमने पढ़ लिया ना इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं है, प्रोसेस है। और आप पहले है ना, इसको मैं जो भी पॉइंट्स लिखूंगा उससे पहले आप समझना मेरी बात को। ठीक है, आपको मैं ये बताऊंगा कि नेचर में 100% रिवर्सिबल प्रोसेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आपको पता है 100% रिवर्सिबल का मतलब, 100% उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? झरने से पानी ऊपर से नीचे गिरा और बिना एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप नीचे से ऊपर पहुंच गया। क्या ऐसा संभव है क्या? नो सर। बंदूक से गोली निकली और वो वापस बंदूक के अंदर आ गई, क्या ऐसा संभव है? तो वो कहता है 100% रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आखिर थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गतिकी में किसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, उसको अपन समझते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, फिर मैं सबको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट होता है इसके अंदर, in nature all process are irreversible and
these process are fast process. In nature, 100% reversible process are not possible, but all slow or very slow process are assumed as reversible process. प्रकृति में सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं तथा यह तीव्र होते हैं। प्रकृति में 100% उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, लेकिन सभी धीमे प्रक्रमों को उत्क्रमणीय मान लिया जाता है। ठीक है, मैंने कहा आपको, जैसा मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहना। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसके अंदर लार्ज डिफरेंस इन ड्राइविंग एंड opposing force. Small difference in driving and opposing forces. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, एक तो विरुद्ध होता है, एक ड्राइविंग का मतलब हो गया अपने पास विरोधी। विरोधी का अपोजिट क्या होता है बेटा? वह सहयोगी। बलों में अंतर उच्च होता है, अंतर कम होता है। फिर आपके पास आएगा इसी के अंदर चौथा डिफरेंस आएगा इक्विलिब्रियम। सर तीसरा होगा क्या? प्रेजेंट तीसरा है क्या? ठीक है, ठीक है। Equilibrium is present at t equal to 0 and tn at all state. Equilibrium is present. ठीक है,
प्रारंभ में व अंत में साम्य होता है। प्रत्येक अवस्था में साम्य होता है। बेटा अब आपको है ना ये डायग्राम समझना, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम है, उससे मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने एक पात्र लिया, ये पात्र, मैंने एक पिस्टन ले लिया। पिस्टन पे मैंने क्या किया, इस तरीके से लकड़ी का वुडन बॉक्स रख दिया, लकड़ी का, ठीक है। अब आप सुनना बेटा, बाहर से तो पी एक्सटर्नल बल लग रहा था, ठीक है। अंदर क्या है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, मान लो हीलियम गैस ही भरी हुई है। अंदर से क्या लग रहा था, पी गैस लग रहा था, ठीक है। आप सुनना, आप समझना, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। होगा क्या कि मैंने आपको क्या है कि आप सभी स्टूडेंट को एक कमरे में बिठा दिया और मैंने कहा कि भाई मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आप ये देखो, ये पिस्टन और ये व्यवस्था करी मैंने कहा कि आप देखो ये अभी रुका हुआ है पिस्टन, आपने कहा हाँ सर रुका हुआ है। मैंने जैसे ही वुड को हटाया, लकड़ी को हटाया, वैसे ही क्या होगा, आप भाई अगर सब चीजें विजिबल है तो आप कहोगे कि हाँ सर हमें पिस्टन ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और फ्यू सेकंड्स में ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा बेटा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। और ये अपने आप नीचे आएगा नहीं, पिस्टन ऊपर चला गया। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? पिस्टन यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अगर मैंने इसको रिमूव किया, लकड़ी को हटाया, तो पहले मेरे को ये बताओ, ये बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, मैंने फिर आपको अगले एक्सपेरिमेंट के लिए बुला लिया। मैंने कहा अब अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको देखो आप। तो मैंने इस समय क्या किया, बिल्कुल यही व्यवस्था करी, ठीक है। बस थोड़ा सा फर्क क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर सैंड के, रेत के कण रख दिए, सैंड पार्टिकल, रेत के कण। यहाँ यही हीलियम गैस है। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैंने क्या किया, आपको मैंने आपको बुला लिया, मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने सैंड का एक पार्टिकल हटाया, बेटा आप सुनना ध्यान से, एक पार्टिकल हटाया। अब आप ये बताओ, क्या आपको पिस्टन ऊपर जाता हुआ दिखेगा? नो सर। नहीं दिखेगा ना। आप No, कहोगे sir. सर ये अभी भी सामने बना हुआ इक्विलिब्रियम पे है, ये बोलो। यस सर। फिर मैंने एक और पार्टिकल हटाया, मैंने कहा भैया ये अब ऊपर जा रहा है। आप कहोगे फिर नहीं जा रहा सर। मैं ऐसे धीरे धीरे आपको 3 घंटे बिठा के रखा। 3 घंटे बाद हुआ तो ये है बेटा, 3 घंटे बाद ये पहुंच तो पिस्टन ऊपर गया है, पिस्टन ऊपर पहुंच गया है, सुनना मेरी बात ध्यान से। पर जब जब वो हर अवस्था में जो भी पिस्टन की अवस्थाएं आती गई, कहीं भी आपका हर बार एक चीज कहना था कि सर पी एक्सटर्नल और पी गैस लगभग बराबर है। और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको बोलते हैं एट ऑल स्टेट इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट। मैंने पॉइंट लिख दिया है ऊपर, हर अवस्था में साम्य उपस्थित होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें प्रक्रम क्या होगा, अब आप खुद देखो बेटा। आप बताओ कौन सा प्रक्रम तेज गति से हो रहा है? अनुत्क्रमणीय है ना, इरिवर्सिबल। यस सर। Yes, sir. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे, ये क्या होंगे आपके पास, स्पीडली होंगे। जबकि जो भी स्लो प्रोसेस होगा, देखो मैंने क्या बोला, 100%, ये तो वापस अपनी जगह नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अपन। लेकिन ऐसे प्रोसेस को इस प्रॉपर्टी के कारण क्या मान लेंगे, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रम मान लेंगे। भाई जो इसका मतलब, आप एक मिसकंसेप्शन दूर करना अपना। आपको मैं ये रिएक्शन में लिखाऊंगा, रिवर्सिबल, रिवर्सिबली जो वॉल्यूम है एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय रूप से प्रसार हो रहा है। और अब आप कहोगे सर उत्क्रमणीय भी है प्रसार भी हो रहा है, कि सर उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कैसे होगा, वो तो वापस अपनी जगह आ जाएगा, रिवर्सिबल का मीनिंग ये होता है। नहीं,
बेटा अब आपके लिए रिवर्सिबल का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। रिवर्सिबल का मीनिंग बस इतना सा है, जो भी स्लो प्रोसेस है वो चाहे एक्सपेंशन का है, चाहे वो आपके कंप्रेशन का है, संपीड़न का है, वो हमेशा क्या होगा आपके पास, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। बेटा मैं है ना, अच्छा देखो इसी में क्या होता है बेटा, जो ऊपर से बल लगता है ना इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स, और जो यहाँ से बल लगता है ऊपर जाने के लिए इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब आप एक चीज बताओ, जैसे ही मैं ये हटाऊंगा वैसे ही अपोजिंग फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगा, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, अपोजिंग फोर्स हटाते ही मतलब इन दोनों में कभी कम कभी ज्यादा, मतलब ये काफी ज्यादा अंतर होता है। जबकि इसमें क्या है बेटा, एक एक करके हटा रहा हूं, इसलिए जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं और अपोजिंग फोर्स होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चारों पॉइंट है बेटा, यही चारों पॉइंट है। पर मैं बता दूं बेटा, ठीक है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचता है हो गया सर उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय कोई नई बात है नहीं, मुझे तो सब आता है सर। जो दोनों दिशाओं में रिएक्शन चलती है वो उत्क्रमणीय, जो एक दिशा में चलती है वो अनुत्क्रमणीय। नहीं बेटा, ये है थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो भी स्लो प्रोसेस होगा, जो भी स्लो होगा या वेरी स्लो होगा, उसको आप अपने आप क्या मान लोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। आप सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, आपके लिए मैं ये बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप याद भी करना, नीट में एम्स में आ चुका है। क्या पॉइंट, कि इसमें हर स्टेट पर सभी अवस्थाओं में क्या होता है, साम्य उपस्थित होता है, और उसका मीनिंग क्या होता है, पी एक्सटर्नल बराबर पी गैस। ठीक है, तो ये बेटा एक डिफरेंस आपको बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन बेटा डिफरेंस में। ये अपना नंबर था 4 के बाद 5। ठीक है बेटा, अब आप एक चीज देखो, मैं इसको है ना, इसमें क्या है बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं कई बार क्या है उसको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ, अगर मेरी आप इस बात को सुनोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएंगे बेटा, जिसमें केवल ये बताना होता है किसका मान ज्यादा होता है, किसका टेम्परेचर कम होगा, किसका ज्यादा होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, आप तो ये समझो एक टेबल रख दी मैंने, ये एक टेबल है, ये एक टेबल। अब आप ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ से ये, मैं खुद गैस हूँ, मैं गैस हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको धक्का लगा रहा हूँ, मैं गैस को धक्का लगा रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक क्या किया, एक चिल्ड्रन, एक छोटा से बच्चे को खड़ा कर दिया मैंने, जो इसको रोक रहा है। अब आप सुनना बेटा, आप मेरे को इस टेबल को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाना था बेटा, इस टेबल को। अब आप ये बताओ, ये बच्चा कितना अपोज करेगा, ज्यादा अपोज करेगा या कम? सर कम ही करेगा, छोटा सा तुलना है। करते हैं अपन, तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। यही मैं गैस हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, इसको धक्का दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने बराबर का ही एक स्टूडेंट, मेरे पावर से हल्की सी कम पावर का एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया, पावर थोड़ी सी कम है। ठीक है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ और ये रोक रहा है, ये रोक रहा है। ठीक है, तो अब आप एक चीज बताओ, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, मुझे किस केस में इस गैस को कब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? सेकेंड वाले केस में। सर सेकंड वाले केस रिवर्सिबल में वाले। ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सर आपको आ रही है रिवर्सिबल बात वाले। समझ में? यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो है कि आप हमेशा जो तुलना होगी ना, चाहे प्रसार का हो चाहे संपीड़न का हो, आप हमेशा ऐसी तुलना से सोच सकते हो। हालांकि देखो दोनों तरीके से मैथमेटिकली भी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पर मैं क्या है सीधे इसीलिए ये यहाँ पर कंक्लूजन निकल देता हूँ, लिख देता हूँ कि जो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल है, और एक्सपेंशन प्रसार, इसकी तुलना में W इरिवर्सिबल, सॉरी सॉरी सॉरी, W रिवर्सिबल,
W रिवर्सिबल, और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक खास बात और होती है, यही जो वर्क डन होगा यही आपका मैक्सिमम वर्क डन होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के प्रसार में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, अधिकतम कार्य होता है। चलो ये मैक्सिमम से आप ज्यादा परेशान मत हो, आप तो ये देखो ये आएगा इस एग्जांपल से। और याद करने के लिए इसका उल्टा हो जाता है, अगर W इरिवर्सिबल और कंप्रेशन का है, संपीड़न का है, तो संपीड़न में ये उल्टा हो जाता है, W रिवर्सिबल और कंप्रेशन, ये उल्टा हो। ठीक है, तो बेटा अगर आप क्या है, आप जो ध्यान रखेंगे, मेरा जो एग्जांपल है वो आप प्रसार वाले से ध्यान रखेंगे बेटा, जो याद करें, याद इसको करें। ठीक है, तो ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि जहां जरूरत पड़ेगी मैं खुद भी लिखा दूंगा, आप निश्चिंत रहो, न्यूमेरिकल में जैसे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पर मैंने कहा कि मुझे लगा ठीक कि यहाँ भी बता दिया जाए, तो यहाँ भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आप है ना, इसको मैं थोड़ा सा लास्ट वाले पॉइंट को समराइज करता हूँ। ठीक है, आप कैसे सोचोगे, अगर आपको कोई कार्य, कोई ताप, अभी मैं ताप का नहीं बता रहा हूँ, वो वैसे ही बता दूंगा मैथमेटिकली, पर चलो मैं आपको बताऊं मैं ताप को कैसे समझाता हूँ। कि अंतिम ताप जब होता है ना, अरे बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पता है क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, मैथ से बच जाते हैं अपन, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो। क्या सुन रहे हो आप मेरी बात ध्यान से? यस सर बोलो। सुनना यस सर। बेटा, मैं गैस हूं, मेरी बात सुनना। जब पहले वाले में मैं मुझे काम करना पड़ रहा है तो मैं क्या हो जाऊंगा, ठंडा हो जाऊंगा ना, मैं ठंडा हो जाऊंगा। मेरा टेम्परेचर पहले 400 केल्विन था मान लिया, तो ठंडा होने के बाद मेरा टेम्परेचर हुआ मान लो 380। अब आप ये बताओ, मुझे अगर दूसरे केस में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, दूसरे केस में ज्यादा काम, रिवर्सिबल में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा ठंडा हो जाऊंगा ना। यस हाँ सर। सर। तो उस वाले में मेरे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो 380 की जगह 300 ही रह गया। तो फाइनल टेम्परेचर किस वाले का ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है। आप कहोगे सर ये सब हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या है, बिना ये सब ध्यान रखे, ये एग्जाम्पल ध्यान रखे, ठीक है, अपन मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। शायद आप नहीं कर पाओ इस तरीके से। अब बेटा अपन आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात पे आएंगे अब अपन। साइन इन थर्मोडायनेमिक्स। जो चिन्ह परिपाटी होती है वो क्या होती है बेटा, आप यहाँ पर देखो। ठीक है, अपने ये सारी बात ये क्लियर कर दूं, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है। तो अपने बहुत आसान है, केमिस्ट्री की आसान है। ठीक है भाई, जो सिस्टम लिया अपन ने, ठीक, जो भी सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो ये तो फिजिक्स में भी सेम होता है, हीट वाला। तो सिस्टम के अंदर जा रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिस्टम से बाहर जा रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको लिखते कैसे हैं लैंग्वेज में, हीट गिवन टू सिस्टम, तंत्र को ऊष्मा देने पर, देने पर, देने प्रदान करने, तंत्र को ऊष्मा दी जा रही है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हीट गिवन बाय सिस्टम, तो तंत्र द्वारा ऊष्मा दी जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ध्यान देना बेटा, वर्क डन का भी यही सिस्टम है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। तो क्या हो गया, अब आप देखो, बहुत आसान सा हो गया केमिस्ट्री में।
वर्क डन बाय सिस्टम, तंत्र द्वारा, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, तंत्र, सर ये आप तंत्र द्वारा लिखे हैं, नेगेटिव उसके ऊपर में क्या है? देने या हीट देने या प्रदान करने। ओके, तंत्र थैंक को यू थोड़ी सर। लैंग्वेज को मैं सही करता हूँ, उसको ये लिखना चाहिए मुझे, तंत्र को। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बेटा आपको आ गई मेरी बात समझ में? ये बिल्कुल आसान सी बात है। यस सर। बोलो, जो भी Yes. लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बहुत आसान सी है बेटा। तंत्र पर कार्य किया जाएगा, तंत्र पर, तंत्र के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब आपके लिए बहुत आसान है बेटा। अब आप देखो, मेरे को ये बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। मतलब ऐसा इवन ए सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि अभी उलझे। भाई तंत्र पर कार्य, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव हो गया। तंत्र द्वारा कार्य, वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव हो गया। हीट गिवन टू सिस्टम, तंत्र को ऊष्मा दी जा रही है, तो पॉजिटिव हो गया। हीट गिवन बाय सिस्टम, तंत्र द्वारा ऊष्मा दी जा रही है, तो नेगेटिव हो गया। बोलो। यस सर। Yes. ठीक है बेटा, इसके बाद अपन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। W की गणना। ठीक है, अब देखो मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, हालांकि आपको सीधे फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। आप ध्यान देना, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये हो गया अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय समतापीय, समतापीय अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम। बेटा आप देखो, ये है ना, हिंदी मीडियम वाले भी देख लेना, इसको ऐसा लिखूंगा मैं, W इरिवर्सिबल, ठीक है। और आइसोथर्मल तो रहेगा ही, आइसोथर्मल की जगह अपन इसको लिखेंगे, देखो चलो आइसोथर्मल लिख देता हूँ, आइसोथर्मल, ठीक, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये फॉर्मूला लगेगा। एक नंबर फॉर्मूला, ये याद रखना है आपको। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर W एक्सपेंशन का होगा, प्रसार का कार्य होगा, बेटा जवाब दो। जो डेल्टा V होता है वो हमेशा क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है। बोलो, अगर प्रसार होगा तो आप बताओ डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी प्रसार में? बोलो बेटा, पॉजिटिव आएगी ना। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रसार में, एक्सपेंशन में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। Yes. sir. यस सर। तो आप ये बताओ, इससे जो साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब ये क्रॉस चेक करने का तरीका भी है। अच्छा अब आप एक चीज बताओ, आप खुद सोचो बेटा, मतलब सारी चीजें इतनी ज्यादा को रिलेटेड होती है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो अभी पिस्टन में गैस का प्रसार होता, पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप खुद सोचो, अंदर से गैस को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। तंत्र Yes. द्वारा कार्य किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो रिजल्ट नेगेटिव ही तो आना चाहिए। जी सर। ठीक है। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ उन सब की जरूरत नहीं है उतना सोचने की। आपको फॉर्मूला विथ, बेटा विथ साइन ध्यान रखना है। W, अब आप ध्यान दो, अगर कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न, तो संपीड़न में साइन पॉजिटिव आएगा।
क्यों पॉजिटिव आएगा उसके पीछे लॉजिक देखो आप। बेटा डेल्टा वी की वैल्यू इसमें नेगेटिव आ जाएगी भाई, संपीड़न में V2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। Yes, डेल्टा sir. वी नहीं तो ये पॉजिटिव आएगा। और अपन यूं कहें, आप बताओ पिस्टन को संपीड़ित कब करोगे, जब आप ऊपर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे Yes, sir. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव हो गया। आप कहोगे मैं कोई उलझा नहीं रहा हूं आपको, मैं तो ये कह रहा हूँ फॉर्मूले में इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। लास्ट में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन कि भाई फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं लिखा, वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ कि भाई एक्सपेंशन में वर्क डन का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा और कंप्रेशन में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सुन रहे हैं ध्यान से? Yes, sir. ठीक है, ये आपके पास पहला नंबर फॉर्मूला था किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। दूसरा देखो, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। तो W रिवर्सिबल आइसोथर्मल देखो -2.3 nRT, सॉरी nRT log V2 अपॉन V1। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। अरे P और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को आप तो कोई एक याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोथर्मल प्रोसेस -2.3 nRT log P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? सर यहाँ पे बोलो। माइनस को हटा के V1/V2 लिख सकते नहीं, आप इसी फॉर्मेट को ध्यान रखो ना, लिख तो सकते ही हो, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, हैं। ओके। हाँ हाँ, आपका कहना सही। अब आप खुद सोचो बेटा, अब पहले वाले को मैं यूज में लेता हूँ, W एक्सपेंशन। अब आप बताओ एक्सपेंशन में V2 ग्रेटर देन क्या होगा, V1 से बड़ा होगा, तो log V2 Yes, अपॉन V1 पॉजिटिव आएगा, तो रिजल्ट क्या बना yes, रहेगा, नेगेटिव। अगर yes, कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में क्या होगा, संपीड़न में V1 बड़ा होगा V2 से, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। आप ये मत सोचो, मैं सिर्फ क्रॉस चेक करके बता रहा हूँ। जिनका मैथ्स ठीक है वो तो समझ पा रहे हैं, पर आपको परेशान नहीं होना। अब आप कहोगे सर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी बात। आपको फॉर्मूला नंबर 1 याद करना है, पर ये ध्यान रखना है ये अनुत्क्रमणीय वाला फॉर्मूला था, ठीक है। जब उत्क्रमणीय प्रक्रम बोलेगा तो ये रहेगा। अब आप कहोगे सर हम, सारी बात लिख देता हूँ मैं आपकी, सर हम कैसे पहचानेंगे, बड़ी समस्याएं रहती है स्टूडेंट को। तो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अपन न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल्स की तैयारी करते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक। अब न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए आपको पहली बात जो पता होनी चाहिए, ठीक है, वो ये पता होनी चाहिए 1 ATM लीटर की वैल्यू 101 जूल होती है। बेटा ये बड़ी जरूरत पड़ेगी, इसको याद करें। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि क्वेश्चन में प्रोसेस का नेम नहीं दे रखा तो वो प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। ठीक है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय हमेशा क्वेश्चन में
गिवन होगा। उत्क्रमणीय का क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। 4 नंबर, बेटा आर की वैल्यू ऑप्शन से देख के लिखोगे, आपको पता होनी चाहिए आर की वैल्यू। कई बार मैं लिख चुका हूँ आर की वैल्यू, अब तो याद हो जानी चाहिए। 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.3 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 2 इंटू 10 की पावर -3 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू याद करनी है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं बेटा। अब आप है ना सभी ध्यान से देखना। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या करना है आपको। ठीक है, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन, 2 मोल हीलियम गैस expands from 1 liter to 10 liter against atmospheric pressure W कितना है? 2 मोल हीलियम गैस 1 लीटर से 10 लीटर तक वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध प्रसारित होती है। W बराबर कितना? सॉल्यूशन देखना बेटा सभी स्टूडेंट। ठीक है, सभी देखना बेटा। ठीक है, और ये फ्री के मार्क्स हैं। स्टूडेंट बताए से कौन सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कैसे क्या। अब आप पहले है ना पूरी बात समझो। इसमें कहीं भी उत्क्रमणीय बोला हुआ है इसने? नो। रिवर्सिबल नहीं बोला हुआ ना? अगर इसने रिवर्सिबल नहीं बोला हुआ तो अब आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा रिवर्सिबल का लगाओगे या इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाओगे? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल लिख दो बस। आइसोथर्मल मैं लिखूंगा नहीं बार बार। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लगाया -P एक्सटर्नल डेल्टा V। बेटा P एक्सटर्नल कितना? अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब, वैसे भी जब क्या आप बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं अपन न्यूमेरिकल में? बोलो बेटा। 1 atm लेते हैं ना? 1 atm डेल्टा V। बेटा ये V2 - V1 साइन का ध्यान रखना। V2 - V1 तो -1 और ये 10 - 1 -9 atm लीटर। ठीक है, ये सही है ये आंसर भी। ठीक है, पर आप देखोगे कि ऑप्शन में ये नहीं मिला आपको -9 atm लीटर। जो आंसर था वो किलो जूल में था। तो अब आप क्या करोगे बेटा, पहले -9 × 101 ये जूल में आ जाएगा। फिर क्या करोगे, -9 × 101 1000 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा? ये वर्क डन आ गया इरिवर्सिबल। ऑप्शन में ये क्लियर कर दूं मैं, प्लस में भी मिलेगा माइनस में भी मिलेगा। अब आप एक चीज बताओ, प्रसार हो रहा है तो अपने आप ही कार्य ऋणात्मक होना चाहिए ना? बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, बेटा देखना अगला क्वेश्चन देखना।
4 मोल नाइट्रोजन गैस 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंड प्रसारित, ठीक है, 300 केल्विन पर। सुलेश्वर भाई माइक बंद कर तो अपना उधर से। रिवर्सिबल प्रोसेस से बेटा आप ध्यान दो, ये कह रहा है 4 मोल नाइट्रोजन गैस है 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंड होती है, और उसने बोल दिया क्वेश्चन में रिवर्सिबल प्रोसेस, साफ साफ बोल दिया भाई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, उसने साफ साफ बोल दिया है। तो अब आपको बेटा जब उसने साफ साफ बोल दिया रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा, ठीक है, बोलो क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन में, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रिवर्सिबल वाला लगाओगे। रिवर्सिबल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद करोगे, -2.3 nRT एंड लॉग, ये क्या लगा दोगे आप, V2/V1। बेटा आप बिल्कुल ध्यान रखोगे V2/V1, तो -2.3, ज्यादातर आंसर किलो जूल में मिलेंगे, पहले तो ये 4 हो गया, R की वैल्यू बेटा 8.3 इंटू 10⁻³ ये मैं क्लियर कर दूं, इससे जो रिजल्ट आएगा वो किलो जूल में आएगा, ये बात समझ गए आप, यस सर। ठीक है, ये तो R की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर आ गया 300, लॉग कितना आ गया 10/1। अभी ये सॉल्व होने पे W रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आप समझ गए मेरी बात, देख लो ध्यान से, मेन बात क्या थी सिलेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है, बोलो बेटा, फ्री के मार्क्स है, फ्री के, फ्री के मार्क्स है, फ्री के, ठीक है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस, द प्रेशर changes by reversible process at 500 Kelvin from 1 atm to 100 atm, वर्क डन कितना, उत्क्रमणीय रूप से, उत्क्रमणीय रूप से 2 मोल हाइड्रोजन गैस का दाब 1 atm से 100 atm हो जाता है 500 केल्विन पर, तो W कितना, बेटा अब आप ध्यान से देखना सॉल्यूशन। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, अगर दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंशन का वर्क डन है या कंप्रेशन का, संपीड़न का है, संपीड़न का। संपीड़न का है ना। और आप खुद सोचो, वैसे फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन क्या है आप खुद सोचो, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव, पॉजिटिव आना चाहिए ना, संपीड़न होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यस तो सर, रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, वर्क डन का पॉजिटिव और ठीक डेल है। पी का पर नेगेटिव। आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, आप तो सीधे W रिवर्सिबल उत्क्रमणीय का फॉर्मूला लगाया, लेकिन दाब वाला -2.3 nRT, और ये लगा दिया लॉग, ऊपर P1 फिर P2, बेटा ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, -2, मान लो ये आंसर इसने किलो कैलोरी में पूछा, ठीक है, -2.3 मोल कितने आ गए 2, R की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर 500 दे रखा है, लॉग ये कितना आ गया 1, ये 100। मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, डेटा इजी लिए है मैंने,
देखो 2 और 500 1000 हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया इधर, तो ये पूरा ये 2 से हुआ तो ये आ गया 6 और ये 4.6, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेटा 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा -4.6 इंटू -2, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो +4.6 इंटू 2, ये आ गया 2, ये आ गया मेरे पास 9.2, तो ये रिजल्ट 9.2 किलो कैलोरी में आ जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। फिर बेटा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी फिजिक्स में भी होता है, 3 के बाद 4 नंबर देखना, इसको बोलते हैं वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस के मुक्त प्रसार में किया गया कार्य, ठीक है। या फिर बेटा ये भी होता है वर्क डन बाय गैस इन वैक्यूम, निर्वात में, ठीक है। ठीक है, ये सीधे भी याद रखना होता है, पर अपन रीजन सहित बात कर लेते हैं। बेटा अब आप खुद सोचो, ठीक है, आप सोचना में, आप बताओ अगर निर्वात होगा तो आप बताओ निर्वात में प्रेशर कितना होता है वैक्यूम में? बोलो बेटा वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है? सर 0 होता है। जीरो जीरो होता होता है। है। जब बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है तो गैस अपने आप ही बिना मुक्त प्रसार होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। तो अगर मैं Yes. फॉर्मूला यूज में लूं W, तो ये आ जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो W इरिवर्सिबल, ये मेरे पास आ जाएगा -0 और ये आ गया डेल्टा V, तो रिजल्ट 0 आ गया क्योंकि वॉल्यूम में, सॉरी वैक्यूम में P इज इक्वल टू 0, तो W कितना आ जाएगा 0। बेटा ये आपको सीधे भी लैंग्वेज में कई जगह जरूरत पड़ती है, अपने को भी जरूरत पड़ती है, मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि गैस के मुक्त प्रसार में इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस वर्क डन कितना होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले मेरे को बताओ सीधे सीधे, अब सीधे आंसर आपको पता चल गया ना, वैक्यूम में गैस द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? क्या जवाब दोगे आप? 0। 0। और इसका क्या, अगर वो फ्री मुक्त गैस का मुक्त प्रसार बोलेगा तो भी जवाब कितना होगा आपका? 0। समझ गए मेरी बात? Yes. ठीक है, अच्छा इसके बाद ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, 5 नंबर, वर्क डन इन vaporization of 1 mole water liquid at 373 Kelvin and 1 atm pressure, ठीक है। जल के, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ इसका आंसर की याद भी कर लेना, इसका आंसर इतना इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल के 1 मोल के 373 केल्विन
वह 1 ATM में वाष्पीकरण में शब्द सही नहीं है, पर वाष्पीकरण में किया गया कार्य देखो अब सॉल्यूशन देखना बेटा, तो आपको आएगी बात समझ में। हालांकि लास्ट में बोलूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट है कि सीधे रिजल्ट भी ध्यान रख लो भाई। H2O लिक्विड से किस में बदल रहा है, H2O गैस में बदल रहा है। ठीक है बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ प्रेशर कितना है 1 ATM और ये कितना है 373 केल्विन। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगाया P, बेटा आप सुनना, सॉरी W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू, ये एक्सपेंशन का वर्क डन हो रहा है, चलो एक्सपेंशन नहीं, मैं तो ये लिख देता हूँ, W का सीधे फॉर्मूला लिखता हूँ, इससे W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V। अच्छा अब आप सुनना बेटा मेरी, अब खास बात सुनना, P एक्सटर्नल डेल्टा V। बेटा एक मिनट सुनना, पूरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ कुछ समझने का भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप बताओ V फाइनल V गैस होगा माइनस V लिक्विड होगा। ठीक है, अच्छा अब आप इस स्टेप के बाद समझना, सॉरी, V गैस बहुत ज्यादा होता है V लिक्विड से, तो V गैस माइनस V लिक्विड को क्या लिखा जा सकता है, V गैस। पहले देखो आपको ये बात आ गई क्या समझ में? यस सर। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा 373 केल्विन टेम्परेचर पे बेटा ये क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, साम्य हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमेशा क्या स्थापित हो जाता है, साम्य, याद आया आपको? यस सर। इक्विलिब्रियम होने का मतलब कौन सा प्रक्रम हो जाता है, उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय प्रक्रम में P एक्सटर्नल किसके तुल्य हो जाता है, P गैस के तुल्य हो जाता है। अब आप ध्यान दो बेटा, इस स्टेप के बाद अगले स्टेप पे ध्यान देना बेटा, बेटा आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखना। P एक्सटर्नल की जगह तो मैंने P गैस लिख दिया और V गैस माइनस V लिक्विड में से V गैस लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, वॉल्यूम गैस का दे ही नहीं रखा था उसमें, पर मुझे पता है कि आइडियल गैस PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो माइनस क्या आ गया, nRT आ गया। अब मेरा जवाब इजीली आ जाएगा, 1 मोल है, ये आ जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल में होता है, पूछेगा मतलब वो आपसे, और टेम्परेचर ये आपके पास आ गया 373। इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है -3.1 किलो जूल, और यूनिट लिखना चाहो तो पर मोल, या ये क्योंकि पूछा ही 1 मोल के लिए, ये टर्म बेटा ये वैल्यू आपको याद भी रखनी पड़ती है, थोड़ा सा टफ था, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो लिक्विड का गैस में बदलने पे, जल के वाष्पीकरण में, बेटा आप सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है। अपन जैसे ही बोलते हैं ना, जल का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, प्योर वाटर का मोलर कंसंट्रेशन कितना, मोलर सांद्रता 55.55 होती है। बेटा वैसे ये चीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि जल के वाष्पीकरण में जल द्वारा कितना कार्य किया जाता है, तो आपका जवाब होता है माइनस, माइनस का मतलब क्योंकि प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, -3.1 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के जल के वाष्पीकरण में, वेपोराइजेशन में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, -3.1 किलो जूल। तो बेटा इसको यूं किया था फॉर्मूला, P एक्सटर्नल डेल्टा V लगाया मैंने,
P एक्सटर्नल, V गैस माइनस V लिक्विड। लिक्विड को इसलिए हटा दिया है यहाँ से मैंने, क्यों? क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम था, तो P एक्सटर्नल की जगह P गैस ले सकता हूँ मैं, तो P गैस V गैस आ गया। PV की जगह मैंने nRT रख दिया, N 1 मोल रख दिया, R ये आ गया, T ये आ गया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के अलावा थोड़ा सा टफ कैटेगरी में भी होता है, इसलिए इसको रिवीजन में भी जरूर लेना होता है। 2-3 रिवीजन का मतलब है 2-3 बार पढ़े इसको। ठीक है, ये अच्छा। अब आपके पास इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आता है आपके पास, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, मतलब उसको लिख देते हैं FLOT। ठीक है, इसके दो स्टेटमेंट अपन बोलते हैं, आप सुनना। स्टेटमेंट 1 क्या होता है? ठीक है, स्टेटमेंट एनर्जी, और आपने सुना भी होगा, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, व न ही नष्ट किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 आता है इसका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant। यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की ऊर्जा सदैव नियत बनी रहती है। बेटा दोनों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। बताता हूं मैं आपको FLOT क्या है, अभी आ जाएगी बात समझ। सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। बेटा आप समझ लो, आप ये देखो, ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? आप सिर्फ एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हो। भाई जैसे मैं ये कहूं, मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जला, लाइट जली, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने लाइट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसको लाइट एनर्जी में बदल दिया मैंने। अगर मैंने उससे पंखा चला लिया तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल दी। वो कह रहा है कि जब ऊपर से नीचे झरने से पानी गिरता है, टरबाइन चलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बदलती है। जो टरबाइन चलते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो कह रहा है ये सारा एक साइकिल है भैया, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदल सकते हो आप, कभी भी एनर्जी को खत्म भी नहीं कर सकते और नई बना भी नहीं सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। तो आप खुद सोचो, जब से ये यूनिवर्स बना है, अगर मैं कहूँ उस यूनिवर्स की एनर्जी कोई 100 यूनिट थी, तो बेटा अपन बस उसको, भाई आज क्या है कि जो एटम बम बन रहे हैं, न्यूक्लियर बम बन रहे हैं, कहीं न्यूक्लियर प्लांट लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई एनर्जी, वो कह रहा है कि यूनिवर्स में कोई नई एनर्जी आ गई, वही जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी थी उसी को अपन ने दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।
तो बेटा इससे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात आएगी कि ये जो पॉइंट है कि ये पूछेगा आपसे कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एनर्जी क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। सुन रहे बेटा मेरी बात ध्यान से? ठीक है, यस बोलो। सर। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान देना, इसके बाद ये कहता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। देखो ये कहता है अपने पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 थी, आंतरिक ऊर्जा E1 थी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया आप सुनना मेरी बात, इस पे वर्क डन किया ऑन द सिस्टम, W वर्क डन किया, हीट गिवन, इसको हीट भी मैंने इसको दे दी, Q हीट दे दी। सुन रहा है बेटा मेरी बात ध्यान से? अच्छा अब आप ये बताओ मेरे को, इससे ये जो नया बन गया मेरे पास सिस्टम, जो नया आया, ऐसा करने के बाद इंटरनल एनर्जी E2 होगी, E1 तो पहले थी। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम किया है तो साइन क्या होगा? प्लस W होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम, तो ये क्या होगा? प्लस Q होगा। इसको मैं इधर ले जाऊं तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू W प्लस क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा E इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? Q प्लस W। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, इसका मैथमेटिक फॉर्म होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? यस सर। ठीक है, इससे बेटा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकंड लॉ ये आएगा बेटा, डेल्टा एस, मैं लिखा चुका हूँ वैसे फॉर्मूला, लेकिन वहां वापस पढ़ाऊंगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q बाई टी। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू में जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, स्टेट फंक्शन आपको पहचानना है, ये स्टेट फंक्शन, स्टेट या पाथ फंक्शन, ये है अवस्था या पथ फलन, आपको ये बताना। अब आप खुद थोड़ा बहुत याद हो, मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी बेटा आपको। ठीक है, आप ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, Q और W कैसे होते हैं बेटा? पाथ पाथ फंक्शन, मैंने कहा था फंक्शन। आप तो सीधा सीधा याद कर लो, Q और W पाथ फंक्शन होते हैं, इसके अलावा रिमेनिंग क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होता है। तो अब आप ध्यान देना बेटा, इसने केवल Q पूछा तो आपका जवाब क्या होगा? पाथ फंक्शन। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसने केवल W पूछा तो भी आपका जवाब क्या हो गया? पाथ फंक्शन। इसने केवल डेल्टा E पूछा तो बेटा ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है चौथा नंबर बेटा, Q प्लस W पूछा इसने। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, स्टूडेंट कहता है ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, तो नया भी पाथ हो जाएगा? नहीं, मुझे पता है Q प्लस W इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा E। तो ये इन दोनों का सम डेल्टा E की बात कर रहा है, इसलिए कौन सा हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। अच्छा, इसी तरीके से पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उसने केवल Q पूछा तो मैंने कहा पाथ फंक्शन है। ठीक है, उसने केवल T पूछा तो मैंने कहा स्टेट फंक्शन है। अब उसने एक 7 नंबर पूछ लिया मेरे से, Q बाई टी, तो मेरे को याद आया कि भैया डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या था? Q बाई टी था। ठीक है, और मुझे पता है, एक बात मुझे पता है कि डेल्टा एस कैसा होता है? स्टेट फंक्शन होता है।
तो बेटा ये डेल्टा एस की बात करेंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा क्यू बाई टी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, जो जनरली स्टूडेंट गलत कर देता है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। रीजन आ गया आपको समझ में? बोलो। यस यस ठीक। सर। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज और बताओ न्यूमेरिकल्स के लिए। चलो वो चीज मैं कल ही, अभी तो अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, ये बताया कि जो सिस्टम होगा, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम तो क्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम तो क्यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम साइन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो आज हो गया है टाइम। अब अपन है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो अपन है ना कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. टेस्ट Thank के you. सिलेबस को लेके मैं आपको बता देता हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरा आएगा, ये वाला पार्ट ए और बी पूरा आएगा। आज जो पढ़ा है सी से नहीं आएगा। ठीक है, ये जितेंद्र कुमार जी आप क्या कर रहे हो, ये पूरी इसमें स्क्रीन पे वो आ रहा है, सॉरी पीडीएफ सर, वो पीडीएफ में भी आ स्क्रीन जाएगा टच वो। कर रहा था, वो आइडिया नहीं था। हाँ हाँ, वो पीडीएफ में भी आ जाएगा अदरवाइज। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। रंगोली मत बना देती। अरे नहीं यार, उसमें सिर्फ स्क्रीन टच कर रहा था, मेरे को ध्यान नहीं था वो। चलो कोई बात नहीं। नहीं समझ सकते हैं। सर पार्ट सी नहीं आएगा टेस्ट में? हाँ, पार्ट सी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बेटा आप सुनना ध्यान से। आज अपन ने पार्ट सी स्टार्ट किया है, जीरोथ लॉ, कोई खास बात नहीं। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए कि जीरोथ लॉ से टेम्परेचर स्केल बनाया जाता है या वाइस वर्सा। कौन से लॉ से टेम्परेचर स्केल बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए जीरोथ लॉ से। फिर इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस बेटा, खास खास पॉइंट। नेचर में 100% उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, सारे प्रोसेस अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो आखिर किसको उत्क्रमणीय बोला? जो भी स्लो प्रोसेस होंगे वो उत्क्रमणीय होंगे। ठीक है, फिर खास बात, ये कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें हर स्टेट पे इक्विलिब्रियम होता है और इसका मतलब होता है पी एक्सटर्नल और पी गैस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्क डन वाली बात ये यहाँ से करोगे तो भी ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल में मैथमेटिकली बता दूंगा। साइन अभी रिपीट किया ही था मैंने बेटा। ये W के दो फॉर्मूले। ठीक है, खास बात क्या समझने की है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय मानोगे, और अगर उसने रिवर्सिबल दे रखा है तो रिवर्सिबल का ये फॉर्मूला याद करोगे प्रॉपर सारी। R की यूनिट, N मोल में, T टेम्परेचर केल्विन में, V2 अपॉन V1 है तो यही याद रखना है आपको। और ये फिर इसका अपोजिट P1 बाई P2, साइन भी सही होना चाहिए, माइनस माइनस। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल्स कराएं बेटा, न्यूमेरिकल्स आपको करने, प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो चलो वह आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा। ओके बेटा, ओके। थोड़ा सा बस ना